हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर अपने यूट्यूब चैनल द चंदन सर द बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज का जो है सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं वो पॉइंट आपको बताने वाला हूं आज जिस पर पूरी की पूरी आनुवंशिकता या पूरी की पूरी जो आनुवंशिकी चैप्टर आधारित है। ठीक है, वह वे छोटे से छोटे वर्ड जिनकी ज़रूरत आपको पूरे चैप्टरों में पढ़ने वाली है, आज उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे जीन क्या होता है, ठीक है, जीनोम किसे कहते हैं, दृश्य रूप अनुपात क्या होता है, जीन रूप अनुपात क्या होता है, जीन रूप लक्षण किसे कहते हैं, जीन रूप लक्षण दृश्य रूप लक्षण किसे कहते हैं, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपका ये जो टॉपिक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन के जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो जाएंगे। इससे सभी बच्चों को ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है ये। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे, जो बाहर बच्चे जाकर के पढ़ते हैं उनका और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें कोई नहीं, बल्कि उससे बेस्ट ही मिलता है। हमारे पढ़े हुए बच्चे जाकर के जो है कोटा कहाँ कहाँ जो जाकर के पढ़ रहे हैं, सब वो कह रहे हैं सर जी कि जो आप पढ़ाए हैं कि वो उसका नोट्स, उनका जो नोट्स है उससे लगभग लगभग मैचिंग कर रहा है। तो बेटा मैं उसी बेसिस पर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, कुछ मैंने वैसी तैयारी भी की थी। ठीक है, और उसी के आधार पर मुझे जो मिलता है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करता हूँ। क्लियर हुआ? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो है आपके लिए जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लगातार, ठीक है, लगातार लगे रहिए। देखिए बेटा, आप जो सोच रहे हैं कि लगा एकदम एक साथ ही पढ़ लेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम जब आएगा या आपका CUET जब आएगा तो उसी समय पढ़ लेंगे और उसी समय एग्ज़ाम दे लेंगे, वैसे कुछ होता नहीं है बेटा। जो मटका घड़ा होता है या तालाब होता है वो बूंद बूंद करके बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखना पड़ता है, सीखने को मिलेगा, ज़्यादा क्लियरनेस मिलती है। ठीक है, उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोग को, लेकिन आपकी अभी थियरी आप तैयार करिए। ठीक है, इस पर जो है आपका, ठीक है, कमेंट और शेयर, ठीक है, लगातार होना चाहिए। सब्सक्राइब करते रहिए इस चीज़ को। ठीक है, इससे जो है मुझे भी मनोबल मिलेगा कि नहीं, यहाँ बच्चे जो है लगातार इन चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं या पढ़ चुके हैं उनके लिए एक तरह से रिवीजन भी है। रिवीजन भी करते चलिए, क्योंकि पढ़ना और रिवीजन करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, और रिवीजन के बिना आपका सब कुछ अधूरा है। ठीक है, कोशिश करिए कि आप जो चीज़ें, जो नोट्स आप जो मैं लिखा रहा हूँ उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जो उसका जो तैयारी करिए, ठीक है, उसको पढ़िए, कम से कम उसको 5 बार ज़रूर पढ़िए। इससे कम में आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ में आप सेलेक्ट हो जाएं या कुछ कर पाएँ तो आपका वो जो है 5 बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसको आप लगातार करते रहिए। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपका सेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक आपका है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, ये आपका है टॉपिक जिसके अंतर्गत हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जीन क्या होता है। ठीक है भाई, ये क्या होता है, जीन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है जीन जो होता है, ठीक है, अच्छा बोलते हैं पहले, ठीक है, गुणसूत्रों पर स्थित DNA का एक ऐसा खंड जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति
एवं उसके प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है जीन कहलाता है। फिर सुन लीजिएगा, जीन जो होता है गुणसूत्रों पर स्थित होता है, डीएनए खंड का समूह होता है, यानी कह सकते हो कि गुणसूत्रों पर एक छोटा सा खंड है, उसको आप जीन कह सकते हैं। ठीक है, और इन खंडों के आप कह सकते हैं समूह आपका जीन होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको सारी बातें बता चुके हैं कि जीन कहाँ होता है, वो डीएनए पे होता है। डीएनए कहाँ होता है, गुणसूत्र में होता है। गुणसूत्र कहाँ होता है, क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन कहाँ होता है। इस तरह से मैंने आप लोग को अच्छी खासी वीडियो आपको बना रखी है, आप पीछे जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं। आपका है क्या, जीन क्या होता है भाई, कह सकते हैं गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए का ऐसा खंड जो आनुवंशिक लक्षणों के वंशागति एवं उनके या लक्षणों के प्रकटन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है जीन कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ये आपका जीन हो गया। ठीक है, जीन को आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, जीन को आनुवंशिकी की इकाई, ठीक है, आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। चलिए इसको मैं पॉइंट वाइज कुछ कर दे रहा हूं। ठीक है, आनुवंशिकी की इकाई किसे कहा जाता है, जीन को कहा जाता है। एक्चुअली जीन को मेंडल ने क्या कहा था भाई, कारक कहा था। क्योंकि इंग्लिश है तो उसमें कह सकते हैं फैक्टर कहा था, फैक्टर कहा था। ठीक है, तो जीन को मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। लेकिन जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले जॉनसन ने किया था। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, जीन की परिभाषा से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक भाई, ठीक, तो अब जो है आपका दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है कि जीनोम किसे कहते हैं। क्या भाई, जीनोम किसे कहते हैं, जीनोम की इंग्लिश जीनोम ही होती है। ठीक है, जीनोम किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। गुणसूत्र एक्चुअली जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुणसूत्र की संरचना कुछ इस तरह से आप लोग बनाते हैं भाई, ऐसे करके होता है ना भाई, ये आपका, ये आप कैसे होते हैं, ठीक है, ये आपके जोड़े में होते हैं, यानी इसको पूजन टाइप का कहा जाता है। लेकिन जीनोम में कह सकते हैं अलग अलग
अलग अलग अगुणित गुणसूत्रों का ऐसा समुच्चय, समुच्चय को सेट कहते हैं। ठीक है, सेट जानते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें, तो नॉर्मल वर्ड है, आप लोग बोलते हैं कि इसका सेट नहीं मिल रहा, उसका सेट नहीं मिल रहा, मैचिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, सेट जो युग्मकों, युग्मक समझते हैं ना, पुरुषों में नर युग्मक को, पुरुष युग्मक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ठीक, जो युग्मकों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं जीनोम, जीनोम कहलाता है। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? हमने क्या कहा, अलग अलग अगुणित, ठीक है, अलग अलग अगुणित गुणसूत्रों का ऐसा समुच्चय, गुणसूत्रों का ऐसा समूह जो युग्मकों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं या पहुंचते हैं, क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है प्रभावी लक्षण। ठीक भाई, ये जो आप पढ़ रहे हैं, आपका यही सभी वर्ड का उपयोग आगे होने वाला है। ठीक है, अच्छा, प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण की इंग्लिश होती है डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, ये आपका है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये आपका है जब दो तुलनात्मक, आप पीछे पढ़ चुके हैं, तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण, या मैं इसको क्या रहा हूं भाई, क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण या फवन पीढ़ी, जो लक्षण या फवन पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है भाई, आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों को चुना था, जिसमें से आप क्या पढ़े थे? ठीक है, वो 7 लक्षणों का नाम याद है आपको? मैंने कहा था कि 4। ठीक है, इसके लिए मैंने तो शॉर्ट वीडियो भी बना दी थी ताकि आपके माइंड में चीज़ें रहें। तने की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज की क्या बताए थे? रंग। ठीक, तो आपका यह अब हो गया था। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया एक लंबा पौधा लिया, क्या लिया? लंबा पौधा लिया। एक क्या लिया? बौना पौधा लिया। ठीक है, 2 लक्षण है ना, क्या बोला है? एक 2 तुलनात्मक लक्षण ना, तुलना करने वाले में, एक लंबा दूसरा बौना। यहाँ पे आप एक जोड़ी भी बोल सकते हैं। इसके लिए एलील होता है। ठीक है, इसके लिए एलील कैपिटल टी, कैपिटल टी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बारे में आगे बात करेंगे कि एलील क्या होता है।
कैपिटल टी इसके लिए तुलनात्मक है ना, तो स्मॉल टी इनके बीच में क्रॉस करा दो। क्रॉस कराओगे तो सबसे पहले क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, ध्यान से देखना। ये आपका आ गया कौन, कैपिटल टी, यहाँ से कौन आ गया, स्मॉल टी। ठीक, यहाँ पे कौन हो गया, कैपिटल टी, यहाँ से कौन आ गया, स्मॉल टी। ठीक है, इसको ले जाओ इधर कैपिटल टी, इसको ले आओ इधर स्मॉल टी, इसको ले जाओ इधर कैपिटल टी, इसको ले आओ इधर स्मॉल टी। ठीक है, इनके द्वारा इनको पेरेंट बोला जाता है, पी बोला जाता है इनको, और इसको बोला जाता है F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी बोलते हैं। क्लियर हुआ। ये जो संतानें उत्पन्न हुई हैं, ठीक है, ये सब के सब कैसे होंगे, तो लंबे होंगे। कैसे होंगे भाई, लंबे होंगे। क्लियर हुआ, ये कैसे होंगे, लंबे होंगे। लेकिन इन दोनों के बीच के कैरेक्टर आए हैं ना, आधा कुछ इसका लक्षण आया होगा, कुछ इसका लक्षण आया होगा, इसको कहते हैं हम लोग संकर। क्या कहते हैं इनको, संकर, या इसी को हम लोग हाइब्रिड भी बोलते हैं, हाइब्रिड टाल प्लांट बोलेंगे इसको। ठीक है, हाइब्रिड टाल प्लांट बोलेंगे जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए। ध्यान से सुनना, हमको बताइए कि क्या लिखा है, जब दो तुलनात्मक लक्षणों के मध्य क्या कराया गया, संकरण कराया गया, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दिए या प्रदर्शित हुए, कौन लक्षण दिखाई दिया बताओ, लंबा वाला दिखाई दिया कि नहीं दिया है, इसका मतलब जो लक्षण प्रदर्शित हुए उसे ही तो प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो बताओ लंबा और बौना में प्रभावी लक्षण कौन हुआ, कौन हुआ, लंबा हुआ, क्योंकि यही तो प्रदर्शित हुआ है। क्लियर हुआ सबको। ठीक, आगे बात, अप्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, इसी को रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया, कुछ नहीं, सेम टू सेम यही है आपका। देखते हैं, जब, चलिए मैं दोनों चीजें लिख रहा हूँ, यहाँ पे दो लिखा था, मैं यहाँ पे एक जोड़ी लिख रहा हूँ, तभी तो ही मतलब है ना। जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, हमने क्या लिखा था आपका, लंबा पौधा, हमने आप लोग को क्या लिखा था, बौना पौधा। क्या बताया था बच्चा, बौना पौधा। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराया था, इसके लिए एलील था कैपिटल टी, इसके लिए एलील था स्मॉल टी। इसका ये आपका आया था कैपिटल टी, ये वाला आया था आपका स्मॉल टी, ये वाला आपका आया था कैपिटल टी, इधर से आया था आपका स्मॉल टी, इधर से आपका आया था कैपिटल टी, इधर से कौन आया था, स्मॉल टी, इधर से आया था आपका कैपिटल टी, और इधर से कौन आया था, स्मॉल टी। हमने कहा था इसको पेरेंट कहते हैं, इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। इसमें सभी के सभी पौधे कैसे थे, सभी के सभी पौधे कैसे थे, संकर लंबे पौधे थे। ठीक है, इनको कह सकते हैं हम लोग ऑल हाइब्रिड प्लांट्स। ठीक है, हम लोग गांव में अगर जो बच्चे रहते होंगे या थोड़ा बहुत सुने होंगे, तो वो लोग कहते हैं कि जो बीज बोया जाएगा, जो सीड आपको खेतों में लगाने हैं, उनको कहते हैं कि हाइब्रिड वाला लाइएगा, अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके वो सब बनाए जाते हैं हाइब्रिड वाले प्लांट्स। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अच्छा बताइए कि जब इसमें तुलनात्मक लक्षणों के बारे में बात हुई है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच में संकरण कराया गया, तो जो लक्षण इसमें दिखाई दिया, कौन दिखाई दिया, लंबा दिखाई दिया ना भाई, वो संकर अलग बात है, लेकिन लंबा है कि नहीं है, लंबा आपको जो दिखाई दिया वो क्या कहलाएगा, यानी आपका प्रभावी लक्षण इसमें कौन हुआ,
प्रभावी लक्षण ये तो हो गया, समझ में आ गया। लंबा वाला कैसा लक्षण हो गया, ये प्रभावी। और इसका पता बताइए, इसमें एक भी बौना पौधा है दिख रहा है आपको, नहीं। जब ये आप क्या लिखे हैं, जब एक तुलनात्मक लक्षणों वाले एक जोड़ी जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है, तो इसमें तो यही प्रदर्शित नहीं हुआ है, कौन, बौना। इसे क्या कहेंगे हम लोग, अप्रभावी लक्षण। तो आपका हो जाता है ये अप्रभावी लक्षण, ठीक है, क्लियर हुआ। आपका प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों कंप्लीट हुआ, ठीक है। शॉर्ट इसलिए करना है तो कर लीजिए। आगे बात करते हैं, अब आप पढ़ने वाले हैं संकर या संकरण किसे कहते हैं, ठीक है। पढ़ने वाले हैं आप संकर पौधे तथा संकरण, ठीक है। इसके बारे में मैं इंग्लिश के बारे में अगर बात करूं तो इसकी इंग्लिश होती है हाइब्रिड। अभी बताया था आपको, क्या हो जाएगा भाई, हाइब्रिड, है ना। ये आपका प्लांट हो गया, एंड हो गया, ये आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ये बोला जाता है, ठीक है। इसमें आप केमिस्ट्री में भी इसका नाम सुनते हैं, हाइब्रिडेशन का। फिलहाल में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि संकर पौधे किसे कहते हैं। अभी मैंने क्या बताया, जब दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच में या जब तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण F1 में दिखाई देगा, यानी कि जो F1 पीढ़ी में संतानें प्राप्त होंगी उन संतानों क्या कहेंगे, संकर पौधे कहेंगे। और यह प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। क्लियर हुआ सबको। देखते हैं, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य मैं इसको क्रॉस लिख दे रहा हूं, क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जाता है तो जो ठीक है, तो जो संतानें या पवन पीढ़ी में प्राप्त होती हैं उन्हें संकर संतानें कहते हैं, ठीक है। और यह प्रक्रिया और यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। क्लियर हुआ सबको। वही मुझे फिर करके दिखाना पड़ेगा कि लंबा, बौना, क्राय क्रॉस में F1 पीढ़ी में जो संतानें मिलेंगी उनको क्या कहेंगे, संकर संतानें कहेंगे। अभी बताया था ना, संकर पौधे लिखे थे, संकर लंबे पौधे लिखे थे, तो वो सब क्या कहलाएंगे, संकर पौधे। जिस प्रक्रिया के द्वारा आप कर रहे हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। क्लियर हुआ। इसके बाद आपका आता है इसके बाद आपका आता है दृश्य रूप, या इसी को
लक्षण प्रारूप, ठीक है, ठीक है, कहते हैं। इसी को इंग्लिश में फेनोटाइप भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक, इसकी आपको जरूरत लगातार पड़ेगी। ये आपका हो गया। इसके बारे में बात करते हैं, कुछ नहीं, सेम सेम है, ठीक है। पहले लिखा है इसमें क्या, दृश्य, दृश्य माने जो दिखाई दे, ठीक है, दृश्य माने क्या हो, जब लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया था आपने, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दिया था, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, ये कहेंगे दृश्य रूप या लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहेंगे। क्लियर हुआ। इसमें आपको पहले लिखाते हैं, आपका होता है जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण या भवन पीढ़ी में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते या करते दिखाई देते हैं, उन्हें दृश्य रूप या लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ भाई। जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या लिखे हैं, प्रत्यक्ष रूप से, सामने से आपको दिखाई पड़ेगा भाई, प्रत्यक्ष रूप से क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, दृश्य रूप लक्षण कहते हैं। क्लियर हुआ सबको। आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है जीन रूप। दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका भाई, जीन, ये कहीं में कर देते हैं भाई, लक्षण, इसी को इंग्लिश में जीनोटाइप ये कहते हैं, ठीक है। यानी संकरण के दौरान जिन लक्षणों को हम लोग एलील या जीन के द्वारा, ठीक है, जीन या एलील के द्वारा देख करके बताएं, जीन या एलील के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपका क्या कहलाएगा भाई, यही आपका, जब किसी लक्षण की अभिव्यक्ति, लिख दे रहे हैं वर्ड, अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रदर्शित होने वाला, ठीक है, अभिव्यक्ति, ठीक है, जीन के द्वारा होती है तो इसे जीन रूप लक्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका कोई लक्षण है, जैसे मैं आपका बता दूं लंबा, ठीक है, लंबा के लिए आपका जीन था, जीन में 2 एलील होते हैं, एक जीन में 2 एलील होते हैं भाई, ठीक है। आपका इसके लिए क्या बताया था, कैपिटल टी
ये आपके क्या है, जीन जोड़े ही तो हैं, जीन क्या हैं, जोड़े हैं। बौने के लिए क्या था, बौने के लिए आपका हो जाएगा भाई स्मॉल टी, यानी स्मॉल टी एलिल है, ठीक है, दो एलिल मिलकर के एक जीन बनाते हैं। बात समझ में आ गया होगा। ये जीन ही तो है इनके लिए, क्लियर हुआ। तो आपका दृश्य रूप और जीन रूप दोनों कंप्लीट होता है, क्लियर हुआ। अगला टॉपिक है आपका एलिल या एलिलोमॉर्फ, ठीक है, एलिल या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं, एलिलोमॉर्फ कहते हैं, ठीक है। इसकी इंग्लिश भी यही होती है, एलिल और एलिलोमॉर्फ कहते हैं, ठीक है भाई, एलिल या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। ये क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन जोड़े को क्या कहते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, एलिल या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन जोड़े, याद रखना, जीन जोड़े को एलिल या एलिलोमॉर्फ कहते हैं, ठीक है। जीन जोड़े को क्या कहते हैं, एलिल या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। एलिल जो होते हैं वो गुणसूत्र पर एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। एलिल जो होते हैं, एलिल गुणसूत्र पर एक ही स्थान, इसको लोकस कहा जाता है, ठीक है, लोकस बोल सकते हैं। एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एलिल समान और असमान दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अभी समझाते हैं आपको। एलिल समान एवं असमान हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था ना, मान लीजिए कोई एक जीन है, एक जीन एक लक्षण लिया है, मैं मान लेता हूं कि उस लक्षण का नाम क्या है, लंबा, ठीक है। यानी कि एक जीन के पास क्या होता है, एक लक्षण होता है, ठीक। इस लक्षण के लिए कितने एलील होते हैं, आपको मैंने बताया था कैपिटल टी। एलील कितने हो गए भाई, दो, ठीक है। तो एक लक्षण के लिए क्या हो गए, दो एलील। मैंने भी तो आपको लिखाया है कि तुलनात्मक लक्षणों वाले, तुलनात्मक में इसको थोड़ा सा ये मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये आपका क्या समान है, बताइए भाई। हमने लिखा है ना कि एलील समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। यानी F1 पीढ़ी में कैसे मिले थे हम लोगों को, कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे। यानी कि आप बताइए ये तुलनात्मक लक्षण है कि नहीं है, तुलनात्मक लक्षण है ना। तुलनात्मक लक्षणों वाले ये, ठीक है, ये किसी लक्षण को प्रदर्शित करते होंगे ना भाई, इसको कह सकते हैं संकर लंबे पौधे, इनको बोलते हैं ना संकर लंबे। तो संकर लंबा क्या है, एक लक्षण ही तो है, और वो किसके लिए होगा, एक जीन उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और उस जीन में कितने एलील हैं, दो। ये आपका समान एलील हो गया, और ये क्या हो जाएगा, असमान एलील। समझ में आ गया होगा सबको।
तो आपका एलिल और एलिलोमॉर्फ क्या हो गया, वो भी आपको समझ में आ गया। अगला टॉपिक आपका आता है समयुग्मजी। अगला टॉपिक आपका है समयुग्मजी। समयुग्मजी इसे कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं इसको, होमोजाइगस। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं सारी टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एक साथ सीख लीजिए, ठीक है, ठीक है। समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस। ध्यान सुनिएगा, जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं, या दोनों एलील कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगर इसको दोनों एलील कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी। अगर दोनों के दोनों, जब किसी जीव के लक्षण के दोनों जीन या दोनों एलील असमान होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी। दोनों को एक साथ कवर कर दें क्या हम, ठीक है, नहीं अलग अलग कराते हैं, ठीक है। लिखते हैं, जब किसी लक्षण के दोनों एलील, इसको मैं जीन भी लिख देना चाहता हूँ भाई, जीन अलग लिखता हूँ, या जीन समान होते हैं, तो इसे समयुग्मजी कहते हैं, ठीक है। जैसे लंबे पौधे के लिए एलील कैपिटल टी, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख देना चाह रहा हूँ शुद्ध, ठीक है। शुद्ध लंबे पौधे के लिए एलील आपका, ये आपका हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी में मैं लिख दे रहा हूँ, शुद्ध बौने पौधे के लिए एलील, ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्मॉल टी। क्लियर हुआ सबको। सेकेंड पार्ट आपका लिखते हैं विषमयुग्मजी। कौन हो गया भाई, विषमयुग्मजी। इसको कहते हैं हेटेरोजाइगस। समझ में आ गया होगा आपको, सेम टू सेम यही है, कुछ अलग नहीं है, लिख ही देता हूं डायरेक्ट। जब किसी लक्षण के दोनों एलील या जीन असमान होते हैं, तो उन्हें विषमयुग्मकी कहते हैं। क्लियर हुआ, तो उन्हें क्या कहते हैं, विषमयुग्मकी कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे में आएगा संकर लंबे पौधे के लिए एलील, ठीक है। तो आपका आएगा क्या भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
अगला टॉपिक आपका है पीढ़ी। इसी को फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। और शॉर्ट में यही वाला है भाई आपका आपका क्या है ये? फर्स्ट फिलियल जनरेशन को क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको? F1 पीढ़ी, पीढ़ी भी लिख देते हैं, ठीक है। इसमें F1 पीढ़ी बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको? ध्यान सुनिएगा, ये क्या होता है? जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जो संतानें यानी जो उत्पन्न संतानें हैं उनके द्वारा, ठीक है, उत्पन्न संतानें जिस पीढ़ी में होती हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, ठीक। आपका है जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराने पर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? संकरण कराया जाता है, ऐसा लिखो। संकरण कराया जाता है तो उनके द्वारा उत्पन्न संतानें जिस पीढ़ी में प्राप्त होती हैं उन्हें प्रथम पुत्री पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे हम कह सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी इनके बीच में क्रॉस करा दिया गया तो सबके सब जो है कैपिटल टी बनेंगे कि नहीं भाई? इसमें 4 बनेंगे ना, कैपिटल स्मॉल टी वाले बनेंगे। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ये ना बोलते हैं प्रथम पीढ़ी बोलते हैं। वही बात मैंने आप लोग को लिखा रखी है। उसके बाद आपका आता है सेकेंड वाला टॉपिक, आपका आ गया द्वितीय पुत्री पीढ़ी। आपका कौन हो गया भाई? द्वितीय पुत्री पीढ़ी। इसे क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक भाई, ये आपका हो गया सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, इसी में समझाना चाहता हूँ कि आपका क्या है ये कैपिटल टी ये सब बहुत सारे बनेंगे ना, 4 तो बन रहे थे। इससे क्या कर रहे थे? अपन पीढ़ी, ध्यान सुनना। F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो जो संतानें यानी जो उत्पन्न संतानें जिस पीढ़ी में प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? द्वितीय पीढ़ी। समझ रहे ना? प्रथम पीढ़ी के बाद कौन बनेगा? द्वितीय पीढ़ी ना आएगा, वही आपका है। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं F2 पीढ़ी। ठीक, ये आपका आ जाता है जब
दो सॉरी जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों का संकरण कराया जाता है तो उत्पन्न संतानें जिस पीढ़ी में प्राप्त होती हैं उस पीढ़ी को द्वितीय पुत्री पीढ़ी या F2 पीढ़ी कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपका कोई लंबा पौधा था, ठीक है, आपका, ठीक है, मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा है कोई, ठीक है। एक है शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा है कोई, ठीक है। इसके लिए एलील आपका क्या है? कैपिटल टी कैपिटल। इसके लिए क्या है? ठीक है, तो दो तुलनात्मक लक्षणों वाले हो गए, इनके बीच में क्या करा दिया गया? क्रॉस करा दिया गया या संकरण करा दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि ये ऐसा कुछ आएगा क्या? आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इधर से भी वही आएगा, हम आपको बता चुके हैं कैसे आता है ये, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, ये वाला भी आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये वाला आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। हम आपको कह रहे थे कि आपका कौन है? प्रथम पीढ़ी कह रहे थे इसको, ठीक है। इसमें जितने भी पौधे मिले थे वो सब के सब कैसे थे भाई? ये सब के सब थे संकर लंबे पौधे। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको भाई? इससे क्या कहेंगे? ये आपको बोलेंगे। हो सकता है आपको आगे ना दिखाई दे तो मैं इन दो पौधों को उठा रहा हूँ, क्योंकि क्रास तो दो ही लोगों में कराना हमको है, तो इसको इधर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपके हो गए पहले, कौन इधर कर जाता है, एक हो गया संकर लंबा पौधा, ठीक है। दूसरा भी कौन हो जाएगा? सेम है ना भाई, संकर लंबा पौधा, ठीक है। इसको मैं F1 पीढ़ी कह रहा हूँ। कौन कह रहा हूँ? क्योंकि ये F1 पीढ़ी में था, इनके बीच में। अच्छा ये बताओ इसमें कौन आ गया आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी आया क्या? इधर भी आपका कौन आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके बीच में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। इधर दिखा देता हूँ, क्रॉस करा दिया गया। ध्यान से सुनना या ध्यान से देखो भी आप लोग। ये आपका आ गया कौन? कैपिटल टी। ये आपका कौन आ गया? कैपिटल टी। ये कौन आ गया आपका? देख लीजिए, कैपिटल टी आया है। इधर से कौन आ गया? कैपिटल टी। इधर से कौन आ गया आपका? स्मॉल टी। इधर से कौन आया आपका? स्मॉल टी। इधर से कौन आ गया आपका? कैपिटल टी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैंने स्मॉल टी को इधर लिखना चाहिए था, ठीक है, कैपिटल टी को इधर लिखना चाहिए था, लेकिन कैपिटल टी हमेशा प्रभावी होता है, तो जो प्रभावी होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, जो अप्रभावी होता है उसे बाद में लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका आता है, ये आपका आ गया स्मॉल टी, इधर से भी कौन आ गया? स्मॉल टी। क्लियर हुआ? तो आप मुझे अच्छा इसको देखिएगा, ये संतानें जो मिली, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या कह रहे थे? कैपिटल टी को शुद्ध लंबे पौधे कह रहे थे क्या? तो आपका ये हो गया शुद्ध लंबे पौधे हो गया, ठीक। ये भी आपका स्मॉल टी है। स्मॉल टी को क्या कहेंगे?
शुद्ध बौने पौधे, तो ये आपका हो गया कौन सा, ये भी आपका हो गया शुद्ध बौने पौधे। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ध्यान से सुनते रहिए बस। ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, दो दिख रहे हैं, क्या इनको इनको कैपिटल टी स्मॉल टी सब के सब है ना, इनको संकर लंबे पौधे कहते हैं कि नहीं? तो आपका हो गया ये संकर लंबे पौधे हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई थी उनके बीच में जब क्रॉस कराया गया था तो उनमें जो संतानें बनी, यानी शुद्ध लंबे वाले, संकर लंबे वाले और शुद्ध बौने पौधे, इनको कहा गया क्या चीज भाई? F2 पीढ़ी कहा गया। जिसमें ये सब संतानें मिली उसको क्या कहा गया? क्या कहा गया भाई? F2 पीढ़ी कहा गया। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, कि अनुपात क्या होता है, जैसे दृश्य रूप अनुपात और जीन रूप अनुपात। तो F2 पीढ़ी में मुझे बताइए, शुद्ध लंबे पौधे एक हो गया, शुद्ध बौने पौधे एक हो गया, ये दो हो गए, तो अनुपात था। जीन को देख करके बता रहे हैं ना भाई आप, मुझे बताइए, जीन ही तो देखे, और जीन को देख करके बताया था ना कि वे लक्षण जो जीन के द्वारा प्रदर्शित होते हैं या अभिव्यक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीन रूप लक्षण कहते हैं। और उनके अनुपात को जीन रूप अनुपात कह देंगे। आपको जाएगा 1 संबंधे 2 संबंधे 1 कह देंगे इसको। ठीक है, अच्छा हमको बताओ दृश्य रूप अनुपात क्या होगा? दृश्य रूप माने क्या होता है? देख करके बताई देना। देख करके बताना मतलब आप मुझे बताओ लंबा कितना है? ये लंबा हुआ, ये भी तो लंबे है ना। संकर और शुद्ध पौधे को आप पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप बस कितना रहेंगे, देखना है ना हम लोग, या तो लंबा पौधा होता है तो बौना पौधा होता है। तो लंबे इसमें कितने हैं? 3, और एक क्या है? बौना। तो दृश्य रूप अनुपात होता है 3 संबंधे 1 का, और जीन रूप अनुपात क्या आता है? 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए वीडियो में। ठीक, हम देख रहे हैं भाई कि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप बने रहिए, आपके फायदे की चीज़ है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, ये हर बार एग्जाम में आता है, चाहे कंपटीशन का होता है, कंपटीशन के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे पक्का गलत हो जाता है। ठीक, तो उसको थोड़ा सा कवर करेंगे, प्लस इसके बारे में पढ़ते हैं ये है क्या चीज़। नाम है इसका संकर पूर्वज संकरण, एक होता है परीक्षण संकरण। इंग्लिश में संकर पूर्वज संकरण को बैक क्रॉस और परीक्षण संकरण को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। समझ में आ गया? और आप देख ही रहे होंगे कि ये लगातार एग्जाम में अपना किसी भी प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर उठा लीजिए, उसमें आप देख रहे हो कि लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, ये इस क्वेश्चन में जो आपके बीएससी वाले जो पार्ट है, सीयूईटी वाला जो पार्ट है, नीट वाले जो पार्ट हैं, इनमें से जबरदस्त क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है संकर पूर्वज संकरण। कौन है भाई? संकर पूर्वज संकरण। वीडियो अब ज़्यादा नहीं बड़ी होगी, 2 टॉपिक ही बस है। तो देखते हैं संकर पूर्वज संकरण, इसी को इंग्लिश में बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बैक क्रॉस कहते हैं। ये क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। बैक क्रॉस का क्या मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा। जब 2 तुलनात्मक लक्षणों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं उनका संकरण, ठीक है, उसके प्रभावी या उसके अप्रभावी जनकों में से किसी से भी करा दिया जाता है, तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। ऐसे आप मत समझिए। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा एक हट पे टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसको कोई बच्चा माइंड नहीं करेगा, बुरा नहीं मानेगा, केवल ये समझाने का मेरा तरीका है। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। समझिए, जैसे हम लोगों का निर्माण जो है मम्मी पापा से हुआ है। ठीक है, मम्मी पापा से हम लोगों का निर्माण हुआ है। घर में हम लोग ऐसे एक तरह से मान लीजिए कि पापा को हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, कि पापा जो है घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, या कह सकते हैं कि सारा चीज़ जो है पापा की वजह से चलने वाला है घर में। ठीक, तो हम कह सकते हैं पापा प्रभावी हैं और मम्मी क्या हो जाती हैं? अप्रभावी। ठीक, तो अलग बात है कि किसी किसी घर में उल्टा पुल्टा हो जाता है।
ठीक है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि पापा यहाँ पे क्या है, प्रभावी, और क्या कहते हैं मम्मी क्या हो गई, अप्रभावी हो गए। ठीक है, उनसे हम लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, हम लोग पैदा हुए हैं। अगर मान लीजिए हमारा विवाह, समझाने का तरीका है, पहले से कह रहा हूँ कि माइंड मत करिएगा, हमारा विवाह या तो हमारे पापा से करा दिया जाए या हमारी मम्मी से करा दिया जाए, तो यह प्रक्रिया ही कहलाती है संकर पूर्वज संकरण। नाम ही है, संकर कराइए हमारे पूर्वजों से। पूर्वज में एक पीढ़ी पहले पहुंचिए, एक पीढ़ी पीढ़ी हमारी भी एक पीढ़ी पहले कौन है, हमारे पिताजी लोग हैं, मम्मी लोग हैं। क्लियर हुआ सबको? ध्यान सुनिएगा। दूसरा टॉपिक क्या है, परीक्षण संकरण भी यही सेम सेम है। ठीक, बस अंतर क्या है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का यदि संकरण केवल हमारी मम्मी से करा दिया जाए, पापा से नहीं हो, इसमें कौन हो, केवल मम्मी से करा दिया जाए, यानी हमारे केवल मम्मी से हमारा विवाह करा दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, तो इसको कहेंगे हम लोग परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, लिखते हैं संकर पूर्वज संकरण। यह आपका होता है, पूरा लिखता हूं, शॉर्ट नहीं करना चाहता। जब दो नहीं कर रहा हूं, बस डायरेक्ट बात कर रहा हूं। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों का आपस में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों का संकरण यदि उसके प्रभावी या अप्रभावी जनक से करा दिया जाए तो इस प्रकार का संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देना चाहता हूँ। मैंने आपका बताइए लंबा पौधा लिया था भाई, लंबा पौधा लिया था, इसके साथ कौन लिया था, बौना पौधा लिया था। हमने आपसे बताया था कि इसके लिए एल था कैपिटल टी, इसके लिए एल था स्मॉल टी। इनके बीच में क्रॉस कराया गया था तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे। ठीक है, हमने कहा था कि ये सब की सब संतानें कैसी हैं, संकर संतानें कह सकते हैं या संकर लंबे पौधे कह सकते हैं। ठीक है, लंबे पौधे कह सकते हैं। इसको हमने क्या कहा था, F1 पीढ़ी कहा था। ठीक है, हमने कहा था कि जो लक्षण F1 में पीढ़ी में प्रदर्शित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे प्रभावी लक्षण। क्या कहेंगे भाई, इसको हम लोग कहेंगे प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देगा, प्रदर्शित नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहेंगे। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ भाई? ध्यान से सुनना। F1 पीढ़ी में ये संतानें आपकी इधर आती हैं। ठीक, ध्यान सुनिएगा। F1 पीढ़ी में संतान आपका कौन मिल गया हमको, F1 पीढ़ी में यही नहीं मिला, ये आपका मिला हमको
संकर लंबा पौधा। ठीक है, ये कौन मिला? संकर लंबा। एक आपका मैं कह रहा हूं कि प्रभावी जनक, प्रभावी जनक लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्रभावी जनक, ये संकर लंबा पौधा है। ठीक है, ये आपका प्रभावी जनक है। संकर लंबा पौधा कौन हो गया? कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, इनके बीच में किसका क्रॉस हो जाएगा? प्रभावी मतलब कैपिटल टी का। क्लियर हुआ? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक केस तो ये आपका बन गया, इसी को बोलेंगे संकर पूर्वज संकरण। क्या है आपका? F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों का संकरण या तो उसके प्रभावी जनक से करा दिया जाए, तो प्रभावी जनक से क्रॉस कराया गया कि नहीं कराया गया? दूसरा केस आपका बनता है ये वाला। दूसरा केस है कि संकर पौधा लीजिए, संकर पौधा आपका कौन हो गया? लंबा ना, इसका क्रॉस करा दीजिए उसके, इससे भाई अप्रभावी जनक से करा दीजिए, अप्रभावी जनक से करा दीजिए। समझ में आ गया? अप्रभावी जनक चाहिए, बताइए ये आपका संकर लंबा है, ये फिर से आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अप्रभावी जनक कौन हो गया? स्मॉल टी स्मॉल टी। इनके बीच में क्या कराना है? क्रॉस कराना है। तो ये जो आपकी कंडीशन आपकी बन रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? संकर पूर्वज संकरण। समझ में आ गया? ध्यान सुन लीजिएगा, फिर से परिभाषा बता रहे हैं। जब पूरा आप जानते हैं, जब दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं। ध्यान सुनिएगा, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों का संकरण या तो उसके प्रभावी जनक से या तो उसके अप्रभावी, दोनों सेम है इसलिए एक ही तरफ दिखा रहा हूं कि उसके प्रभावी जनक से या उसके अप्रभावी जनक में से किसी से भी करा दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? बोलो, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। क्लियर हुआ सबको? ठीक। परीक्षण संकरण, ठीक है, परीक्षण संकरण को क्या कहते हैं भाई? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आपका टेस्ट क्रॉस हो गया। इसको करते हैं जब तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों का संकरण केवल उसके अप्रभावी जनक से करा दिया जा तो इस प्रकार का संकरण या क्रॉस, इस प्रकार का संकरण या क्रॉस परीक्षण संकरण कहलाता है। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा था कि F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों का संकरण केवल किससे करा दिया जाए? हमारी मम्मी से करा दिया जाए, यानी हमारी शादी किससे हो जाए? मम्मी से हो जाए। तो यह संकरण क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? परीक्षण संकरण कहलाएगा। आप देखिएगा, मैं फिर से आपको वो दिखाना चाहता हूँ, इसलिए इसको मिटाया मैंने नहीं। ये आपका लंबा पौधा, या आपका बौना पौधा। लंबे पौधे यही आगे चल के अगर F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हुए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। इसको क्या कहेंगे? क्या इसमें एक को बोना मिला? नहीं मिला। आप बताइए क्या कहलाएगा? अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। ठीक, आप देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है कि संकर F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों का संकरण केवल किससे कराना है?
अप्रभावी से कराना है। किससे कराना है? अप्रभावी, यानी ये वाला टॉपिक तो आपका इसमें खत्म हो गया, यह वाला टॉपिक आपका क्या हो गया, इसमें खत्म हो गया भाई, ये आपका अप्रभावी वाला टॉपिक खत्म हो गया, इसको और लिखना जरूरी नहीं है। अब आपका हो जाएगा क्या, यौवन पीढ़ी में प्राप्त संतानों का संकट क्या कहलाता है? अप्रभावी जनक से करा दिया जाए। तो देखिए बताइए, अप्रभावी जनक से कराया गया, यानी ये संकट क्या कहलाएगा? ये वाला संकट कहलाएगा परीक्षण संकट कहलाएगा। सबको समझ में आ गया? आपको सबको समझ में आया भाई? यहाँ पे एक टॉपिक और समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको लिखना। मुझे ये बताइए कि बैक क्रॉस में प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक दोनों से संकरण कराया जा रहा था, जबकि परीक्षण संकरण में केवल अप्रभावी जनक से कराया जा रहा था। बताइए दोनों में से कौन किसके साथ मिल रहा है? हमको लग रहा है कि टेस्ट क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस के साथ हो जाता है। जैसे मैं लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया गया कैपिटल टी के साथ, एक बात और कराई गई, कैपिटल टी के साथ कराया गया क्रॉस किसका? स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। ये मैंने आप लोगों को क्या कहा था भाई? ये बैक क्रॉस है। ये क्या है? ये बैक क्रॉस है। ठीक है। टेस्ट क्रॉस के बारे में मैंने आपसे कहा कि कैपिटल टी का क्रॉस केवल किससे हो जाएगा? स्मॉल टी। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहला गया टेस्ट क्रॉस। बताइए, हमको ये बताइए, क्या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस जैसा मिल रहा है कि नहीं? यानी कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस तो हो सकता है, लेकिन क्या बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम लोग कहते हैं सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन क्या सभी के सभी प्रोटीन ठीक है एंजाइम होते हैं क्या? नहीं। तो हम कह सकते हैं सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गया? इसी प्रकार से एक और है, सभी के सभी कार्डेटा कशेरुकी हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी कशेरुकी कार्डेटा नहीं हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका मैं वो लिख देता हूँ, टॉपिक कभी कभी आ जाता है आपके नीट के एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देता है ऑप्शन में, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है ना भाई। हम लिख सकते हैं सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। ये आपका टॉपिक है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इतना आपका टॉपिक है, इतना अगर आप तैयार कर लिए तो आप मान के चलिएगा आपको लगभग 90 to 95% ठीक है जेनेटिक्स के केस में या आनुवंशिकी के केस में शब्दों को लेकर के तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर हुआ? तो कुछ नए शब्द मिलेंगे तो उस समय मैं बता दूंगा। फिलहाल में आपका इतना टॉपिक तैयार कर लीजिए, जितना भी मैंने आपको टॉपिक के पढ़ाया आपको, ठीक है। ये तो संक्षिप्त में टिप्पणी में लिखने के लिए आता है। ये मान के चलिए कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन, इतना जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा। CUET वाले बच्चे, इसका जो है CUET नेट या अदर कोई एग्जाम आप कंपटीशन का देने वाले हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका गजब बनता है। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आप जानते हैं कि CUET या जो भी मान लीजिए नीट के क्वेश्चन जो है आपके मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं, मतलब यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी आप लोग को गलत आपको ढूंढना पड़ता है, यानी आपको 3 सही क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, यानी आपको 3 क्वेश्चन आने चाहिए, एक आपको गलत भी आना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं रह गया कि एक तो कोई सही मिल जाए और उसको ट्रिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आप क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जटिलताओं को थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो आपका हमेशा नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ऐसे करके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आपके लिए ये है तो आप समझ लीजिए तो आपके लिए ये रामबाण है एक तरह से। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप
अपने साथियों को, दोस्तों को इसको शेयर करिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो सके, ठीक है।